नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम इस क्लास में परिक्रमण या वार्षिक गति के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम परिभ्रमण गति देखे थे और आज परिक्रमण गति देखेंगे। तो हम बिना किसी देर करे अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको अब बहुत कम समय बचा है, कम समय में आपको पूरा सिलेबस करना है। तो आप फटाफट आ जाइए स्लाइड की ओर। तो हम बात करते हैं परिक्रमण गति। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर, परिभ्रमण गति में पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण गति में पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। परिभ्रमण गति एक दिन में कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए उसको दैनिक गति कहते हैं, और परिक्रमण गति एक वर्ष में पूरी होती है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। ये अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मोटा मोटा अंतर है। इसमें यही है कि अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी घूमती है। पृथ्वी अक्ष में भी घूमती है और एक कक्षा में भी घूमती है। अक्ष में परिभ्रमण गति में और कक्षा में परिक्रमण गति में। सूर्य की परिक्रमा करती है। इस गति को पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, अर्थात 1 वर्ष लगता है। यानी पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जब 6 घंटे 4 वर्ष तक लगते हैं तो 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसीलिए आपकी फरवरी चौथे वर्ष 28 के स्थान पर 29 दिन की होती है। इसलिए इसको अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं कि 4 वर्ष तक तो फरवरी 28, 3 वर्ष तक तो 28 दिनों की आती है और चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की आती है। ये इसी कारण आती है, परिक्रमण गति के कारण ही ऐसा होता है। अब इसलिए इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। जो 6 घंटे अधिक होते हैं उनको प्रत्येक चौथे वर्ष 6 × 4 यानी 24 घंटा एक दिन वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि अधिक वर्ष, अब की बार अधिवर्ष, ये इसीलिए होता है। इसमें कुल 365 दिन होते हैं। बढ़े हुए दिन को फरवरी माह में जोड़ देते हैं, जिससे फरवरी 4 वर्ष बाद 28 के स्थान पर 29 दिन की आती है। अब कईयों को यह रहस्य समझ में नहीं आता था कि कभी फरवरी 29 दिन की आती है तो कभी 28 दिन की, ऐसा क्यों होता है? ये इसी कारण होता है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस दौरान पृथ्वी एक बार सूर्य के निकट आती है ना, सूर्य के निकट आती है और एक बार सूर्य से दूर जाती है। तो जब निकट आती है पृथ्वी सूर्य की, तो इस स्थिति को निकट, समीप, तो इस स्थिति को उपसौर नाम से जाना जाता है। और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, यानी 14.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी उन दोनों के बीच में रहती है। ये कंडीशन आपके 3 जनवरी को होती है और इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, उसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। ये अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर की हो जाती है। तो 3 जनवरी को तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर, अपसौर, इसको दोनों को ढंग से दिमाग में बिठा लेना। और दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और एक बार सूर्य दूर होता है 4 जुलाई को, तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं और दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उपसौर, अपसौर, अक्ष क्या है, कक्षा क्या है, फरवरी कब 28 दिन की होती है, कब 29 दिन की होती है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन सब की चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे।
अब है आपके कि परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हम इनको देखते हैं। देखो कि दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ये भी आपके परिक्रमण गति के कारण ही हो पाता है, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो ये दिन रात का बड़ा होना, और दिन अभी जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपके दिन छोटे होने लगते हैं और संक्रांत के बाद, मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, तो ये स्थिति परिक्रमण गति के कारण ही होती है। फिर है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, कभी आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी वर्षा ऋतु, कभी शीत ऋतु, तो ये भी आपके परिक्रमण गति का ही परिणाम है। फिर है अयन वर्तों का निर्धारण। अयन वर्त जैसे कर्क रेखा और मकर रेखाओं का निर्धारण, ये भी परिक्रमण गति के कारण ही संभव है। ध्रुव वर्तों का निर्धारण। फिर है मध्याह्न के समय सूर्य की ऊंचाई में अंतर, क्योंकि मध्याह्न यानी दोपहर में सूर्य ऊंचा दिखता है, तो वो इसी के कारण दिखता है। सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा चमकना। सूर्य की किरणें कभी सीधी चमकती है, कभी तिरछी चमकती है, ऐसा भी इस परिक्रमण गति के कारण ही होता है। फिर उपसौर और अपसौर की स्थिति होना, जैसे आपके 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। उपसौर में सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के निकट आते हैं, और अपसौर में सूर्य और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो उपसौर और अपसौर की स्थिति भी इसी परिक्रमण गति के कारण होता है। इसके काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपसे अगर ऑप्शन में आएंगे तो ये 3 तो ये दे देंगे और एक परिभ्रमण गति का प्रभाव दे देंगे, या फिर 3 परिभ्रमण के दे देंगे, एक ये दे देगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो मेन टॉप पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। फिर है ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है और 6 माह की रात होती है, तो ये भी आपके परिक्रमण गति के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये आपके 8 प्रभाव हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपके यहाँ से क्वेश्चन इन पॉइंटों में से ही पूछे जाएंगे, नहीं कि इनकी कोई डिटेल्स है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।